तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलकेपीएल एमपीसीवी क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास की साइंस का। और हमने अभी तक चैप्टर नंबर सेकंड को पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर सेकंड में हम बढ़ रहे हैं कहां पर, अम्ल और क्षार के जो समानता है उनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब हमको उनको और आगे इन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे जो वीडियो आपको किस प्रकार से अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। नहीं लग रहे तो आप हमें सुधार करने की कुछ अच्छा बताएं मेरे को। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक, अम्ल को या क्षार को जब जल में डालते हैं तो होता क्या है, हमको ये देखना है फिलहाल इस टॉपिक के अंदर में। आपको पता है अम्ल और क्षार होते किस प्रकार से, ठीक है ना। अम्ल हमारा विशेष रूप से हमने अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे थे, ये HCl पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, H2SO4 पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम HBr पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। और हम पढ़ते हैं क्या, CH3COOH, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे अम्लों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये अम्ल जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इनका होता क्या है, इन भाई साहब का होता क्या है इनका। तो जब ये जल के साथ रिएक्शन करते तो ये इनके जो आयन हो, जो अम्ल और क्षार के जो आयन होते हैं, मतलब जो बना होता है वो अम्ल और क्षार जो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है जब ये रिएक्शन करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, मतलब जब ये जल से घुलते हैं तो यहां पर जैसे मान लो हमारा HCl लिखा हुआ है, HCl ये जो होता है टूट कर क्या बन जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में, इस प्रकार से टूट जाता है, मतलब आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या टूट जाते हैं, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं भाई साहब। इसी प्रकार से H2SO4, H2SO4, अब ये जो टूटता है किस प्रकार टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ SO4 अलग हो जाता है। मतलब इस प्रकार से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब काय में जली विलयन में इनको घोला जाता है, काय में विभक्त होते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। कौन, अम्ल और क्षार की बात करें अपन, ठीक है। एक मिनट रुकना। ओके, ठीक है ना। ये जो होते हैं वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। पहली बात तो है कि इनका आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। ओके, जब ये जल से जैसे मिलेंगे, मान लो यहाँ पे जल से मिला HCl प्लस H2O, जब ये जल से मिलेगा, जल से मिलने के बाद हम इसको देखते हैं कि भाई जो इसके H आयन वो बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें H आयन बढ़ जाएगा, H3O प्लस, और यहाँ पे Cl अलग हो जाएगा। मतलब रिएक्शन, हम रिएक्शन नहीं कर रहे, हम यहाँ देख रहे हैं बढ़ क्या रहा है यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन में वृद्धि हुई, किसमें हुई वृद्धि, हाइड्रोजन आयन में यहाँ वृद्धि हो गई। ओके सर, तो इससे हुआ क्या, हमको मिला क्या। ओके, हमको यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो हमारा H2O था, मतलब हमारा जो जल था उसमें एक H प्लस आयन अधिक बढ़ गया है। अब एक H प्लस आयन अधिक बढ़ गया है तो हम ये जो हमारा जो बना हुआ है इसके पीएच मान में वृद्धि होगी, मतलब पीएच मान में होगी बेटा वृद्धि, तो पीएच मान में कमी होगी। अरे सर ये कैसी बात हुई कि भाई पीएच मान में कमी होगी। पीएच मान में कमी ऐसे हुई बेटा कि आपने देखा होगा अम्ल और क्षार को जो मापने वाला स्केल उसको बोलते हैं पीएच स्केल। अम्ल और क्षार को मापने वाला जो स्केल उसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है ना। जैसे ही मान लो किसी भी अम्ल में अगर H प्लस आयन की वृद्धि होती है, किसी भी अम्ल में यदि H प्लस आयन की वृद्धि होती है तो वह क्या कहलाता है, हमारा वह हमारा कहलाता है अम्ल, और उसका पीएच मान क्या जाता है, कम हो जाता है भाई साहब। अच्छा ठीक है सर, तो ऐसी है, ऐसा है जैसे भाई अब H2 हमारे इसको तोड़ा अपन ने, H2O को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयन टूटेगा। अब यहां पर अगर जैसे ही किसी जल से H प्लस आयन एक आयन कम हो गया, काहे का, हाइड्रोजन का आयन एक कम आयन, मतलब प्लस आयन जो होगा वो कम हो गया, कम होने पर ये क्षार के जैसे बिहेव करेगा। कौन, हमारा जो OH है वो क्षार के जैसे बिहेव करेगा। अब ये क्षार जैसे बिहेव कर रहा, ठीक है सर, अच्छी बात समझ में आ गई।
तो हमको आप समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि जितने भी अम्ल और क्षार जलीय विलीन अम्ल और क्षार घुलते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यहां पे आप लिखेंगे कि जब कोई अम्ल या क्षार जलीय विलयन में घुलते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब कोई अम्ल और अम्ल और अम्ल और क्षार जलीय विलयन में घुलते हैं या मिलते हैं, कर दो उसको, ठीक है ना, मिलते हैं तो है आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। काय में विभक्त है वो आयनों में विभक्त हो जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब H प्लस आयन और OH माइनस आयन टूट जाए, मतलब कहने मतलब ये हुई जैसे हमारा क्या होगा HCl, HCl जब टूटा एक टूट जाए H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया, ठीक है ना। और मान लो हमारा H2SO4 ये हमारा टूट जाएगा H प्लस SO4 माइनस में। इस प्रकार से आयनों विभक्त हो जाएगा। कौन? हमारा ये जो आयन है जलीय विलयन में जैसे घुलते हैं तो क्या इनके आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इसको लिख लो अभी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते बना। अब मैंने यहां पे लिखा है, अपने ले लिया यहां पे क्या, हाँ, H2O प्लस HCl जब ये घुला तो ये हमारा ये बन करके रेडी हो जाएगा H3O प्लस 1 और Cl माइनस। इस प्रकार से ये भी टूट जाएगा। अभी तक हमने अभी तक तो हम आम्ल घोल रहे थे, क्षार देख लेते हैं अपने यहाँ पे। क्षार लेते हैं NaOH प्लस H2O। हम यहाँ ले रहे हैं H2O मतलब जल ले रहे, सॉरी NaOH ले रहे हैं। NaOH को हमने इस प्रकार से लिए, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही दे देते हैं H2O। रिएक्शन नहीं कर रहा है, घोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये Na प्लस आयन और OH और OH माइनस आयन इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है ना। कौन? ये NaOH। फिर एक KOH ले लेते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उच्च, जब हमने यहाँ पे जल के साथ रिएक्शन करा है तो हमारा ये बन जाएगा K प्लस OH माइनस आयन। इस प्रकार से ये विभक्त हो जाएंगे। कौन? हमारे जो अम्ल और क्षार है वो जैसे ही जलीय विलयन में मिलते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, आयनित हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने दूर से दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो अभी तक आपने ये समझ ली कि ये जो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार जो होते हैं वो जब घुलते हैं तो क्या होते हैं, आयन में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब वो H उनके पास H प्लस आयन आता है तो वो हमारा हो जाता है अम्ल, और क्या बन जाता है, वो हमारा अम्ल बन जाता है। और अगर उन पे एक OH एक हाइड्रोजन अगर कम हो गए तो बन जाता है हमारा क्षार। पर एक बात नोट करने वाली बात है। क्या चीज नोट करने वाली बात है भैया? नोट करने वाली बात ये है भाई साहब कि सभी क्षार अम्ल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, घुलनशील नहीं
ठीक है, सभी क्षार नहीं होते, बहुत कम क्षार होते हैं जो मतलब कि जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन बाकी प्राय सभी घुल जाते हैं, लेकिन कुछ है जो सब जो नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, घुलनशील नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, हम कि जब अम्ल, यहां लिखूंगा मैं, जब अम्ल और अम्ल और क्षार किसी जलीय विलयन, किसी किसी जलीय विलयन, अम्ल और क्षार जब किसी किसी जलीय विलयन में घुलते हैं तो वह, हम देख रहे थे अभी तक, ठीक है ना, घुलते हैं तो वह H3O+ और OH- आयन में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, तनुकरण। तनुकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल और क्षार किसी जलीय विलयन में घुलते हैं तो वो H3O+ आयन और OH- आयन में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, तनुकरण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, तनुकरण कहते हैं। ये बात नॉर्मल सी है, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, चलो लिख लो। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिलहाल हम उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वो ओके, तो ये आपके पास आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख लो पहले। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। कौन, HCl और हमारा जो HNO3, जो दोनों है क्या, वो ये होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं, करते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षणिक गुण प्रदर्शित क्यों नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात तो ये है कि मैंने इससे पहले आपको जो पहले जिससे पुराना जो लेक्चर है या जो पुराना जो वीडियो है उसको एक बार जरूर जाकर देखें। मैंने कहा था कि भैया जो एल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो जल में घुलनशील तो होते हैं किंतु वह आयनिक नहीं होते हैं। मतलब कहने मतलब वो विभक्त में टूटते नहीं है, मतलब कहने मतलब, ठीक है ना। और जो हमारा अम्ल और क्षार होते हैं ये क्या होते हैं बेटा कि ये जल में घुलनशील होते हैं और आयनों में विभक्त रहते हैं। लेकिन ये जो ग्लूकोज है और जो एल्कोहल है वो जल में घुलनशील तो होते हैं, लेकिन किंतु वह पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो एक निलंबन की तरह कार्य करता है। फिलहाल हम चलते आगे, तो इसका आंसर पर लिखेंगे कि HCl और HNO3 यह कैसे होते हैं, आयनिक भी होते हैं। आयनिक होते हैं आयनिक होते हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में
जलीय विलयन में मिलने पर, जलीय विलयन पर मिलने पर H प्लस आयन में वृद्धि हो जाती है, में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अम्लीय अम्लीय अभिलक्षण अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जबकि जबकि हमारा एल्कोहल जो होता है और ग्लूकोज, जबकि अल्कोहल अल्कोहल और ग्लूकोज एवं ग्लूकोज एल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक जल में मिलने के पश्चात आयनों में विभक्त नहीं होते। आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। वह अम्लीय अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, चलो भैया आप यहां तक बढ़िया आराम से पहले पढ़ लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ताकि आपको एक बार पढ़ने में दिक्कत ना आए और आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत ना आए। चलो स्टार्ट। हो गया, ठीक है, बढ़िया। क्या करो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपको मैंने समझा चुका हूं कि भैया जो अम्ल होते हैं वो जैसे ही जल में घोलते तो उन पर उनके पास H प्लस आयन अधिक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट पूरा पूरा। देखो, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अरे भैया सिंपल सी बात है, जिसके पास आयन ज्यादा होंगे तो विद्युत का चालन तो करेगा ना। सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? कि भाई जो विलयन H प्लस आयन अधिक कर रहा है भाई साहब, वो प्लस चार्ज अधिक है उसके पास, तो वो तो विद्युत चालन करेगा ही करेगा। फिलहाल इसका आंसर लिख लेते हैं अपन, कोई ऐसी कोई बात थोड़ी है। अम्ल का जलीय विलयन अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन विद्युत का चालन
इसलिए करता है इसलिए करता है क्योंकि करता है क्योंकि अम्ल जब जल में घुलता है, जल में घुलता घुलता है तो उसमें H प्लस आयन की वृद्धि होती है, H प्लस आयन की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है वृद्धि होती है इसीलिए वो क्या करता है, विद्युत के कारण करता है। इस कारण से वह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लगे तो और कि भैया H2O प्लस यहाँ लेते हैं HCl, और जब ये इससे मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा H3O प्लस आयन, मतलब इसके पास एक चार्ज हाइड्रोजन बढ़ गया और यहाँ से क्लोरीन के पास एक चार्ज कम हो गया। फिलहाल ये रहा उसका आंसर। सिंपल सा दिख रहा भैया कि भैया अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन क्यों करता है, क्यों, क्योंकि अम्ल के पास ऑलरेडी 2 प्लस चार्ज है हाइड्रोजन के, ठीक है ना। उसके बाद एक H और आंखें में लगाओ तो भैया वो तो होगा अमीर आदमी, वो तो टोकेगा ही ना, किसी किसी को बोलेगा। अक्सर आप देखना, अक्सर आप देखना कि भैया जो गरीब आदमी होता है वो आवाज नहीं उठाता है, ठीक है ना, वो को बोलने नहीं देते लोग बाग का चुप। जैसे यहाँ पे क्लोरीन बेचारे पास कमजोर आती है, वैसे ही कमी आ रही है। और यहाँ पे क्या है, जैसे H प्लस के पास, हाइड्रोजन के पास 2 आयन ऑलरेडी प्लस, मतलब इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी आयन ज्यादा प्लस है, और ये भाई साहब और इससे और ले लो, बेचारों गरीब तो थोड़ी थो और गरीब कर डाले। मतलब वो तो जो है ना, इसके पास पैसा ज्यादा उछलता है, अधिक उछलता है बेटा, जिसके पास पैसा होता है ना वो अधिक उछलता है ना। बात यह है, ऐसा कोई बात नहीं, मजाक करो, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन, यहां पर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखो यहां पे कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। सिंपल सी बात यह है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र है का रंग क्यों नहीं बदलती, कारण क्या है ये बताना अपने को। चलो ठीक है, देखते हैं अपन कारण क्या है। पहली बात कर रहे हैं अपन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, एक मिनट। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे क्वेश्चन कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। पहली बात तो ये है कि हमारा शुष्क लिटमस पत्र ऑलरेडी, यहाँ पर शुष्क मतलब क्या होता है बेटा, सूखा, ठीक है ना। उसके पास कोई आयन ही नहीं है, मतलब कहने मतलब उसके पास कोई जल, मतलब भाई लिटमस का शुष्क मतलब क्या होता है, एकदम ठंडा होता है, गीला होता है, तो उसके पास एक H प्लस आयन होता है। लेकिन शुष्क मतलब क्या होता है, एकदम सूखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, ये देखो भैया
ये भी कैसा है, सूखा है, ये भी कैसा है, सूखा है। अरे भैया जब दोनों सूखे हुए मतलब शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। शुष्क क्या ना, सूखा हुआ। तो हम बोलेंगे कि भैया शुष्क हाइड्रोक्लोरिक शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये ऑलरेडी गैस है, ठीक है ना। और अगर सूखा हो पत्ता, समझ जाओ तुम, सूखा हुआ पत्र, शुष्क लिटमस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग इस कारण नहीं बदलती है, नहीं नहीं बदलती है, क्योंकि क्योंकि वह क्योंकि वह H+ आयन का निर्माण, क्या हो गया, निर्माण नहीं करती है, नहीं नहीं करती है, इस कारण नहीं बदलती है, क्योंकि वह शुष्क निर्माण नहीं करती है। बस इतना ही आंसर भैया। क्या नहीं करती, वो H+ आयन का उत्पन्न नहीं करती है। और वो शुष्क की बात करें, शुष्क मतलब सूखा है भैया, उसमें क्या रिएक्शन हो जाएगा। देखो मान लो हवा चल रही है, अब हवा चल रही है और उसमें तुम ऐसे मिलाए जा, आटा पानी मिला दो तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो भाई नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से बोल रहा है भैया शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंगीन क्यों नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग, हाँ सॉरी, रंग 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 का रंग, यहाँ लिखना, रंग इस कारण नहीं बदलती क्योंकि वह H+ आयन का निर्माण नहीं करती। अगर H+आयन का निर्माण कर लेगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो भैया वो बिल्कुल रंग बदलेगा। अब रंग बदलेगा ही नहीं वो, क्यों, क्योंकि वह रिएक्शन नहीं कर रहा है, H+आयन का निर्माण हो ही नहीं रहा है। फिलहाल हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप यार थोड़ा सा अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं आने वाला। क्या बोला कि भैया अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित, कहने का मतलब ये भैया कि हमको बोला जाता है, देखो भैया ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा लफड़ा। कहने का मतलब ये है कि भैया कोई रिएक्शन करते तो उसमें एक सावधानी लिखी होती है। सावधानी मतलब ये अनुशासित मतलब होता है, ये को सावधानी करने के लिए बोलता है कि क्या क्या कहता है ये, वो क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। सुन लो पहले, सीधी सी बात ये है कि भैया जो अम्ल को तनुकृत मतलब होता है बेटा जल में मिलाना, ठीक है ना, मतलब किसी चीज को मिलाना, तनुकृत करना, ठीक है। तो हमको ये क्यों बताया जाता है कि भाई साहब जो अम्ल है वो जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। बात ऐसी है भाई साहब कि आपको मैंने बताया था कि जो अम्ल होता है वो ऊष्मा क्षेपी होता है। कहने मतलब ये कि जैसे ही हम कोई अम्ल हम डालते हैं किसी पानी में, तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखो जैसे मान लो अम्ल अधिक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी तो आपके हाथ को या फिर उस एरिया को वो क्या कर देगा, अम्लीय रीजन में, मतलब उसमें से ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा अगर निकलेगी तो वो जो भाप के रूप में अपने हाथ में जाएगा या कहीं भी लग जाएगा, तो उससे तो हमारी स्किन को या फिर हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्या करता है, वो कहता है कि भैया हमारे जल को अम्ल में नहीं, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। कहने मतलब ये जल को अम्ल में नहीं, ना हमको अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे अम्ल को तनुकृत करते समय करते समय अम्ल को तनुकृत करते समय
हमें अनुशंसित करते हैं क्योंकि अम्ल और जल जब आपस में मिलते हैं तो वह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जिससे वह नुकसान पहुंच सकता है जिससे वह नुकसान पहुंचा सकता है इस कारण हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए मिलाना चाहिए ना कि अम्ल को जल में जल को अम्ल में ओके। चलो भाई साहब, आप यहां तक बढ़िया स्क्रीनशॉट लो। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिए तो भैया समय हो चुका है। हाँ सर, समय तो होगा। अरे चेक स्क्रीनशॉट ले लो पहले भैया। ले लिए, चलो ठीक है, समय हो गया है। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि मंजिल को बोलो कि हम आ रहे हैं। अगर नहीं पहुंच पाए तो ये कह देना कि रास्ते के मुसाफिर थे, रास्तों में ही रुक गए। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं।